नमस्कार बच्चों। आज फिर से हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आज फिर हम लोग सांख्यिकी सीरीज पे ही चलेंगे। आज स्टैटिस्टिक्स का ही चैप्टर है और लेकिन ये पार्ट 3 में। तो आज जो अपन बात करेंगे तो वो है सांख्यिकीय श्रेणी। आज का विषय ये रहेगा अपना सांख्यिकीय श्रेणी यानी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज। बच्चों, जब तक हम किसी भी सब्जेक्ट या मैटर को अगर स्टार्टिंग से नहीं समझेंगे, हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, तो हम उसको आगे हमारे लिए दिक्कत आएगी। जैसे हम जब नर्सरी क्लासेस में होते हैं तो हम अक्षर सीखते हैं, फिर उन अक्षरों को जोड़ करके हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं और इन सेंटेंसेस से फिर हमारी लैंग्वेज बनती है आगे। समझ आ रहा है ना बच्चों? तो वैसे ही हमारा स्टैटिस्टिक्स में भी हमने जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं उन्हीं में एक और पार्ट है, वो है हमारी ये सांख्यिकीय सीरीज। सांख्यिकीय सीरीज एक्चुअली क्या होती है कि जब हम हमारे डेटा को, आपको मैंने समझाया था कि डेटा क्या होता है, तो सांख्यिकीय आंकड़ों को जब हम एक समंकों के रूप में सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करके उनको एक समंकला में, मतलब एक श्रेणी में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जमाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकीय श्रेणी या समंक माला। समझा है? इनको एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके में हम इनको प्रस्तुत करते हैं। एक सिस्टमेटाइज्ड, कहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड रूप में जब हम हमारे आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो वो हुआ हमारी सांख्यिकीय श्रेणी। अब रचना के आधार पर सांख्यिकीय श्रेणी जो होती है वो क्या होती है? समुचित 3 प्रकार की होती है। ठीक है, रचना के आधार पर हमने इनको 3 प्रकार की लिया हुआ है। कौन कौन सी है? पहली तो है हमारी व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत सीरीज श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। बच्चों, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको एक बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझा सकूं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्दों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। हो सकता है कहीं कहीं मेरी इंग्लिश के शब्द ज़्यादा निकल रहे हो। अगर आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस समय तो आप नोट कर लीजिए और जब भी आपको लगे तो आप मेरे से उसका मीनिंग पूछ सकते हैं, उस अक्षर और उसका शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझा सकूँ। एक फ्लुएंसी में अगर मेरे से कभी ये इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड निकल जाते हैं तो प्लीज़ आप नोट करिएगा और मेरे को आगे चल के आप कभी भी पूछेंगे तो मैं आपको मना नहीं करूँगी और बता दूँगी। ठीक है, अब आते हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है बच्चों? एक अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य दिया जाता है। जो भी हमारे पद मूल्य हैं उनको हम अलग अलग रूप में बना देते हैं। उनको व्यक्तिगत एक अपने आप में एक श्रेणी होती है, जैसे 100, 10, 20, ये अपने आप में एक मूल्य है। इनको हमको एक ग्रुप में नहीं रखेंगे, एक अलग ग्रुप उसमें ग्रुप में नहीं डालेंगे, तो इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत। ये क्या होता है? इंडिविजुअल। एक ग्रुप में नहीं होते हैं ये जो होते हैं उनको हम ग्रुप में नहीं लेते। ठीक है, तो अलग अलग समूह उसमें रहते हैं और इनका हम एक दूसरे उसमें श्रेणी में नहीं डालते हैं। दूसरा आता है हमारे खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी होती है डिस्क्रीट, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज। अब खंडित सीरीज श्रेणी और डिस्क्रीट सीरीज, जैसे कि आपको शब्द से पता चल रहा है, ये क्या होता है कि एक
अलग अलग प्रत्येक इकाई का अपना एक नाम होता है, एक एक इकाई का माप होता है, एक यूनिट होती है, अपने आप में एक यूनिट है जिसके, तो इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता है, और भिन्न भिन्न पदों के चर मूल्यों में निश्चित अंतर होता है ना, अलग अलग जो होते हैं चर मूल्य उनमें अलग अलग अंतर होता है। एक अपने आप में ये खंडित डिस्क्रीट सीरीज है, 10, 20, 5, 2 ऐसे लिखते हैं, 10, 2, 5, 6 ऐसे, इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है और कोई वो नहीं है, ये अपने आप में एक अलग अलग वो है चर मूल्य, ठीक है, इनका कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे अपन कोई एक परिवार में बच्चों की संख्या है, तो किसी परिवार में 10 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है, किसी में 6, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो जैसे अपन कई दफ़ा अपन ये कहते हैं खंडित श्रेणी में एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं कि मान लो कोई गांव है, उस गांव के अंदर मकान है, तो 100 मकान ऐसे हैं जिनमें एक एक कमरा है, तो कमरों की संख्या और ये मकानों की संख्या, तो एक कमरे वाले वहां पर 100 मकान है, 2 कमरे वाले 50 मकान है, 3 कमरे वाले 20 मकान है, ऐसे करके। तो ये अपने आप में एक अलग अलग सीरीज है, मैंने जैसे आपको ये बताया ना, तो अपने आप में एक अलग सीरीज है, डिस्क्रीट खंडित, इनका आपस में कोई वो नहीं है, एक मेजरमेंट नहीं है, कोई आपस में वो नहीं है, तारतम्य नहीं है, समझ आ गया। अब आती है लास्ट में अपनी कौन सी सीरीज आएगी, लास्ट में अखंडित श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, है ना, अखंडित श्रेणी, और इसको हम बोलते, इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। अब जैसा ये नाम बता रहा है, अखंडित यानी कि कहीं कोई एक टूटाव नहीं है या कटाव नहीं है, कंटिन्यूस मीन्स इट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, कोई एक तारतम्य है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, ऐसे नहीं होता है, जैसे एक रिदमिक 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, ये क्या है, एक कंटिन्यूटी आ रही है, 0 से लेकर के 30 तक की कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यू, एक निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है। देखो ना कितनी स्मूथ में, बड़ा रिदमिक सा लग रहा है, एक गाने के रूप में लग रहा है, डन 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 डन, है ना, देखो कंटिन्यूटी आ रही है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके एक तारतम्य बन रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज, जो इन मूल्यों, इनका जो निरंतरता होती है वो कुछ मूल्यों में, वर्गों में इनको अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं। अब एक ग्रुप हो गया है, 0 to 10 का एक ग्रुप हो गया, 10 to 20 का एक ग्रुप हो गया, 20 to 30 का एक ग्रुप हो गया। आप जब आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आता जाएगा कि तारतम्यता क्या है। तो इसमें भी अपन जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक परिवार है, परिवार की मासिक आय जो है वहाँ पर, और श्रमिकों की संख्या जो है एक गांव में कैसी कितनी है, मासिक आय जो कि रुपयों में होती है, और श्रमिकों की संख्या है ना, तो जिन जैसे 100 से 200 तक की, 200 से 300 तक, 300 से 400 तक, इस तरह से। तो इसमें इधर आ गया करीब 10 है, 20 है ना, 30 है, इस तरह से, तो एक तारतम्यता बन रही है। तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूस सीरीज। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों सीरीज समझ में आ गई होगी कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूस सीरीज कौन सी है। अब आप जब कभी सवाल करेंगे तो आपको इनका यूज करोगे तो आप इनको और भी अच्छी तरह से समझते जाओगे, प्रैक्टिस में लोगे तो और भी अच्छी तरह से समझोगे। मैं आशा करती हूँ आज भी मेरा ये टॉपिक और ये मेरा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। कोविड से के इंजेक्शंस को भी आप ज़रूर एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लीजिएगा, और अपना नहीं अपने परिवार का, सभी का ध्यान रखिए।
आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, आगे बढ़िए।